आगे बढ़ने से पहले एक वार्निंग। आगे जो भी आप सुनने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हैवी एंड डिस्टर्बिंग होगा, इसलिए खुद को या तो मेंटली स्ट्रांग बना ले या फिर वीडियो को स्किप कर दें। जनवरी 1989, टोक्यो, जापान। कंस्ट्रक्शन वर्कर अपने रूटीन काम के लिए साइट पर पहुंचते हैं। उनके लिए ये एक नॉर्मल दिन होना चाहिए था, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें ज़मीन पर एक पार्शियली बरीड एक 55 गैलन वाइल्ड ड्रम नज़र आता है। ड्रम बहुत ही हेवी था और जब वर्कर्स उसके करीब गए उन्होंने एक ऐसी अजीब चीज़ देखी जो वहाँ नहीं होनी चाहिए। कंक्रीट के सरफेस पर एक बाल का स्ट्रैंड बाहर निकला हुआ था। ऑथोरिटीज को बुलाया गया। जब ड्रम खोला गया, इन्वेस्टिगेटर के सामने एक ऐसी डिस्कवरी आई जो पूरे जापान को शॉक कर देगी। कंक्रीट के अंदर सील की हुई एक 18 साल की लड़की की बॉडी मिली। उसका नाम था जंकू फुरुता। ये ड्रम वहाँ 24 आवर पहले डाला गया था और जिसने वहाँ डाला उन लोगों ने इस लड़की को 44 डेज तक किडनैप कर रखा था। 44 डेज ऑफ अनइमेजिनेबल हॉरर। 44 दिन जहाँ 100 से ज़्यादा लोगों को पता था कि वो वहाँ हैं। 44 दिन जहाँ किसी ने नहीं रोका। पुलिस ने उन्हें कन्फेशन की वजह से नहीं पकड़ा, एविडेंस की वजह से नहीं। पुलिस ने उन्हें पकड़ा क्योंकि एक अटैकर ने मिस्टेक की। चलिए 40 दिन पीछे चलते हैं एंड अनकवर करते हैं इंसानी हिस्ट्री का सबसे बुरा क्राइम केस। नवंबर 25, 1988। जापान अपने इकोनॉमिक मिरेकल के पीक पर था। देश प्रोग्रेस, डिसिप्लिन और सेफ्टी का सिंबल बन चुका था। सैतनामा प्रीफेक्चर में टोक्यो के बाहर फैमिलीज क्वाइट ऑर्डिनरी लाइफ जीती थी। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे विद द एक्सपेक्टेशन कि वो वापस आएंगे। स्ट्रेंजर डेंजर का कॉन्सेप्ट दूसरे देशों में था, यहाँ नहीं, जापान में नहीं। लेकिन इस हार्मोनी के नीचे कुछ डार्कर चल रहा था। लड़कों का एक गैंग, टीनेजर्स, ऐसे क्राइम करने वाले थे जो एक्सपीरियंस डिटेक्टिव को भी सालों तक नाइटमेयर लगा और शायद आपको भी लगेगा। ऐसा क्राइम जो जापान के जस्टिस सिस्टम के बारे में सब कुछ चैलेंज करेगा। इसी दुनिया में रहती थी एक 17 साल की स्कूल गर्ल जंकू फुरुता। एक ऑर्डिनरी टीनेजर, एक अच्छी स्टूडेंट, रिस्पॉन्सिबल डॉटर। वो कभी भी स्कूल मिस नहीं करती थी। उसने कभी स्मोक नहीं किया और न ही कभी ड्रिंक। ये कहानी है कि क्या हुआ जब टीनेज एरोगेंस ने कंप्लीट और एब्सोल्यूट क्रूएलिटी को मिला दिया। ये कहानी है कि 44 डेज कैसे एक फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये कहानी है कि जस्टिस कभी कभी फेल हो जाता है। मिसाटो के क्वाइट सिटी में सैतनामा प्रीफेक्चर में फुरुता फैमिली एक टिपिकल जापानीज लाइफ जी रहे थे। जुंकू मिडिल चाइल्ड थी, एक ओल्डर ब्रदर जो उसका ख्याल रखता था एंड एक यंगर ब्रदर जिसका वो ख्याल रखती थी। उसके फादर मेहनत करते थे, मदर घर संभालती थी। वो वेल्दी नहीं थे लेकिन कंफर्टेबल थे। जुंकू फुरुता वो स्टूडेंट थी जिसे हर टीचर प्यार करता था, क्लासमेट एडमायर करते थे। वो एक्टिव थी, अट्रैक्टिव थी और मैग्नेटिक पर्सनालिटी की थी। स्कूल के बाद वो पार्ट टाइम काम करती थी एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में ताकि कुछ पैसे बच जाए। उसके पास ऑलरेडी जॉब थी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में। ग्रेजुएशन के बाद उसके लाइफ ट्रैक पर था
जंगू वो बेटी थी जो हर एक पेरेंट्स चाहता था। वो रिस्पॉन्सिबल थी, डिसिप्लिन्ड थी एंड काइंड थी। उसका पूरा लाइफ उसके आगे था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, स्कूल में लड़कों का एक ग्रुप, वो पॉपुलर किड्स नहीं थे, एथलीट्स नहीं थे, वो एक गैंग था, याकुजा वानाबे, और उनमें से एक ने जुंगू को नोटिस किया था। उसका नाम था हिरोशी मियानो। आगे क्या हुआ ये समझने के लिए हमें हिरोशी को समझना होगा। वो 18 साल का था, पहले भी ट्रबल में था और लोकल याकुजा से उसके कनेक्शन थे। वो लोगों को बुली करता था और अपना काम निकलवा लेता था। उसने कभी नो नहीं सुना जब तक जुंको फुरुता ने उसे नो नहीं कहा। हिरोशी मियानो जुंको को पसंद करने लग गया था। जब उसने जुंको को कन्फेस किया तब जुंको ने साफ मना कर दिया एंड यहीं से जुंको की लाइफ यू टर्न लेती है। नवंबर 25, 1988 जुंको ने प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में शिफ्ट ख़त्म की। नवंबर की ठंडी शाम थी, लेकिन घर का रास्ता 20 मिनट का था। उसके पेरेंट्स घर पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो अपनी बाईसाइकिल पर चढ़ी और रात में पैडल करने लगी। फिर कुछ हुआ। एक लड़के ने उस पर अटैक किया। वो कहीं से आया, उसे बाईसाइकिल से ढकेल दिया। वो ज़मीन पर गिर गई, लेकिन इससे पहले कि वो प्रोसेस कर पाती कि क्या हुआ है, उसके सामने एक हाथ आया, जैसे कि कोई उसकी मदद करने आया हो, एंड वो था हिरोशी मियानो। उसने अटैकर को डरा दिया, वही लड़का जिसने जुंको को अभी बाईसाइकिल से गिरा दिया। उसने जुंको को उठाया, उसने उसके इंजरी को चेक किया और उसे घर छोड़ने की ऑफर दी। ये लक लग रहा था, ऐसी किस्मत जो तुम्हें गार्जियन एंजल पर बिलीव करवाती है। जुंको उस पर पूरा ट्रस्ट नहीं करती थी, लेकिन अभी जो हुआ था उसके बाद अकेला होना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। वो चॉइस जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। जुंको को ये तो पता ही नहीं था ये सारा खेल उसी का है। जो अटैकर था वो असल में हिरोशी का ही पार्टनर था। हिरोशी ने ही प्लान बनाकर ये सब ड्रामा करवाया ताकि जुंको की नज़र में वो हीरो बन जाए। हिरोशी चार्मिंग था, कंसर्न लग रहा था, लेकिन वो उसे उसके घर नहीं ले जा रहा था। वो उसे एक एवेंडेंट वेयरहाउस में ले जा रहा था। घर के अंदर जाते ही जब डोर उनके पीछे बंद हुई, हिरोशी का बिहेवियर बदल गया। उसका मास्क उतर गया। उसने अपने याकुजा कनेक्शन रिवील किया एंड क्लियर किया कि जुंको का रिजेक्शन ने उसे ह्यूमिलिएट किया था। और फिर उसने वो किया जो उसने प्लान किया था। उसने जुंको के साथ रेप किया। अभी आप सोच रहे होंगे किसी ने क्यों नहीं रोका, उसने चिल्लाया क्यों नहीं। उसने चिल्लाया, उसने बेग किया, वो लड़ी, लेकिन हिरोशी स्ट्रॉन्गर था और 1 घंटे के टॉर्चर के बाद वो उसे एक होटल में ले गया। उस होटल में 3 और लड़के आए। वो उसके फ्रेंड थे, जो ओगुरा, यशुशी वतनाबे और नोबुहारू मिनाटो। दूसरे 2 18 साल के थे। मिनाटो सिर्फ 16 का था। उन्होंने ये पहले भी किया था। कुछ हफ्तों पहले उन्होंने एक और लड़की के साथ गैंग किया था एंड उसे छोड़ दिया था। लेकिन इस बार उनका प्लान था जो कोई सोच भी नहीं सकता है। वो लोग जुंको को नहीं छोड़ सकते थे बिकॉज वो उनके फेसेस जानती थी एंड वो पुलिस को कंप्लेन कर सकती थी। इसीलिए उन्होंने जुंको को मिनाटो हाउस ले गए, जहां नोबुहारू अपने पेरेंट्स और ब्रदर के साथ रहता था। बाहरी दुनिया को
ये बस एक और घर था, लेकिन उस घर की दीवारों के अंदर जो कुछ होने वाला है। 44 दिनों तक जुंकू उस घर में एक कैदी बनकर रहने वाली थी एंड डजन्स लोग उसके डोर पर अंदर आएंगे, उसे देखने, उसे यूज करने, उसकी सफरिंग में कंट्रीब्यूट करने। डे 1 जुंकू को नोबुहारू के रूम में लाया गया। वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। उसके फादर लोकल बिजनेसमैन थे, मदर हाउसवाइफ, दोनों घर पर थे। दोनों को पता था कि कुछ तो हो रहा है। घंटों के अंदर बॉयज ने अपना प्लान फॉलो किया। जुंकू को कंटिन्यूअसली बीट करते थे, दिन रात उसके साथ हिप करते थे। वो सिर्फ असॉल्ट नहीं करते थे, वो उसे ह्यूमिलिएट करते थे, उसे नेकेड करके रखते थे। यहीं से उनका मन नहीं भरा, दूसरे लोगों को भी बाहर से बुलाना शुरू किया। इट्स एक्चुअली सो डिस्टर्बिंग, इट्स रियली अफेक्ट माई मेंटल पीस। यही इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट है। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितने लोगों को पता था और कितनों ने कुछ नहीं किया। कम से कम 100 लोगों को पता था कि जुंकू उस घर में कैप्चर्ड है। कम से कम 30 ने उसकी टॉर्चर में हिस्सा लिया। उनमें से कुछ आज तक आइडेंटिफाई नहीं हुए। लोगों ने जुंकू को टॉय बनाने पर मजबूर किया। कभी कभी वो 12 डिफरेंट अटैकर से एक दिन में रेप होती थी। मेल फीमेल कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो भी उसे हर्ट करना चाहता था वो आ सकता था। बच्चे भी उसे देखने आते थे। एक छोटी सी लड़की को बुलाया गया। उसने जुंकू के फेस पर पिन चुभाया। हर दिन जुंकू की ह्यूमैनिटी पीस बाय पीस छीन ली जा रही थी। वो उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, सिर्फ उसका बॉडी नहीं, उसकी सोल भी। नवंबर 25, 1988 जिस रात जुंकू गायब हुई, उसकी मदर ने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल की। उसकी बेटी घर नहीं आई। जुंकू ऐसी नहीं थी, वो रिस्पॉन्सिबल थी। वो बिना बताए गायब नहीं होती। पुलिस का रोल एकदम डिसअपॉइंटिंग था। उन्होंने रिपोर्ट्स ली, उन्होंने कहा देखते हैं, लेकिन 1988 जापान में टीनेज रन अवे इमरजेंसी नहीं था, होता रहता था। और जुंकू 17 साल की थी, ऑलमोस्ट एडल्ट। एक दिन उसके गायब होने के एक हफ्ते बाद जुंकू की फ़ोन की घंटी बजी। मॉम, मैं ठीक हूँ, मैं भाग गई, एक फ्रेंड के साथ हूँ, इन्वेस्टिगेशन बंद करो। गैंग वाले बॉयज़ उसे देख रहे थे। उन्होंने उसे एग्जैक्टली बताया था कि क्या बोलना है। जब जुंकू ने फ़ोन रखा, वो जानती थी कि उसने अपनी किस्मत बंद कर ली है। उसके पेरेंट्स ने सर्च बंद कर दी। इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप हो गई। अब वो अकेली थी। डे 7 तक जुंकू अनरिकॉग्नाइजेबल थी। उसे इतना बीट किया गया था कि उसके साइनस में से ब्लड बाहर आ गया था। वो मुश्किल से सांस ले पाती थी। उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम बंद हो गई थी। वो खाना पानी नहीं रख पाती थी। जब भी खाने की कोशिश करती, उल्टी हो जाती थी और फिर वो उससे और बीट करते थे। कुछ रात वो उसे बालकनी पर सोने पर मजबूर करते थे। ये जापान था। नवंबर में टेम्परेचर अक्सर नियर फ्रीजिंग तक चला जाता था। जुंकू नेकेड थी। आप ये जरूर सोच रहे होंगे, क्या पड़ोसी नहीं थे? किसी ने कुछ देखा नहीं? चिल्लाने और रोने की आवाज़ें क्या किसी को सुनाई नहीं दिया? और फिर भी किसी ने पुलिस को क्यों नहीं बताया? 1980s का जापान अपनी रेपुटेशन के लिए जाना जाता था। क्राइम लो थी, कम्युनिटीज सेफ थी। ये मानना कि बगल में कुछ मॉन्स्ट्रस हो रहा है, वो इल्यूजन तोड़ना था। एंड फिर थे मिनाटो पेरेंट्स,
नोबुहारू की मदर और फादर उसी घर में रहते थे। वो सब सुन सकते थे। उसका ब्रदर तेत्सुया भी वहाँ रहता था। सबको पता था। एक बार तेत्सुया ने अपने ब्रदर को वार्निंग दी, जुंकू का हाल बिगाड़ रहा है, वो मर सकती है। उसके ब्रदर को कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड पेरेंट्स, वो अपने बेटे से डरते थे। उन्होंने उसका वायलेंट नेचर देखा था। उन्हें उसके याकुजा कनेक्शन के बारे में पता था। लेकिन एक और रीजन था, एक डार्कर रीजन। मिनाटो फैमिली अपनी रेपुटेशन के बारे में वरीड थी। अगर पुलिस को पता चला, अगर नेबर को पता चला, तो कम्युनिटी में उसकी स्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। उन्होंने साइलेंस चूज किया। उन्होंने नॉर्मैलिटी का अपीयरेंस चूज किया और इसी वजह से जुंकू सफरिंग में रहती रही। लाइक सीरियसली, अगर शायद उसके पेरेंट्स पुलिस को बता देते तो जुंकू आज हमारे बीच होती। डे 40 के आसपास बॉयज ने ड्रिंक किया हुआ था। वो बेहोशी के हालत में थे। कोई देखने वाला नहीं था। जुंकू ने मूवमेंट की। उसकी लेग मुश्किल से काम कर रही थी। उसके हाथ क्रस्ट थे। डंबल से उसे इतना बीट किया गया था कि उसकी बोन शैटर थी और फिंगर नेल्स निकल चुकी थी। उसकी बॉडी का हर इंच पेन में था, लेकिन वो चलती रही। स्टेयर से नीचे पहुंची। फोन वहीं था। उसने रिसीवर उठाया और डायल करना शुरू किया। पुलिस ने उठाया। हेलो हेलो, मैं। हिरोशी उसके पीछे था। वो जग गया था। उसने फोन उसके हाथ से छीना और अपने कान से लगाया। मैं गलती से डायल कर दिया। वो इतनी पास थी, इतनी पास फ्रीडम के, और एक सेकंड में सब छीन लिया गया। अब भागने की कोशिश की सजा। उन्होंने उसकी लेग्स पर लाइटर फ्लूइड डाला और आग लगा दी। वो चिल्लाई। बॉयज हंसने लगे और बोला कि वो प्रिटेंड कर रही है। उन्होंने उसे फिर से आग लगाई और फिर से घुटनों तक। बाद में उन्होंने कैंडल यूज़ करके उसे टॉन्ट किया। उन्होंने उसकी आई लिड्स को मेल्टेड वैक्स से जलाया। गॉड। उन्होंने उसकी ब्रेस्ट में निडल चुभाया। इस पॉइंट तक जुंकू का माइंड टूट चुका था। भीख मांगना बंद कर दिया कि उसे छोड़ दे। उसने डेथ की भीख मांगनी शुरू की। ओह गॉड। 1 जनवरी 1989, जब बाकी टोक्यो नया साल सेलिब्रेट कर रहा था, जुंकू फुरुता एक रूम में पड़ी थी, अकेली, मूव नहीं कर पा रही थी। उसका बॉडी बर्न से कवर्ड था। उसके ईयर ड्रम डैमेज थे। वो मुश्किल से ही सुन पाती थी। उसका फेस इतना मल्टीलेटेड था कि वो ऑलमोस्ट पहचानी भी नहीं जा सकती थी। उसके साथ हुआ, बीटिंग हुई, बर्न हुई, स्टैब हुई और ऐसी टॉर्चर हुई जो इमेजिनेशन से परे है। और इस दिन, नए शुरुआत के दिन, जुंकू ने अपना टाइम डेथ की दुआ में बिताया। 3 दिन बाद सब कुछ बदल गया। जनवरी 4, 1989, ये उसके कैद का 44 दिन था। बॉयज ने महजूम सॉलिटैरी का गेम खेलने का फैसला किया। जुंकू को खेलने पर मजबूर किया गया। वो मुश्किल से ही टाइल्स पकड़ पाती थी, लेकिन समहाउ वो जीत गई। एंड वहाँ बैठे बॉयज पागल हो गए। उन्होंने लाइटर फ्लूइड डाला उसके आर्म पर, उसकी लेग पर, उसकी स्टमक पर, उसके फेस पर, उसकी आँखों में, एंड फिर उसे आग लगा दी। जुंकू ने कमज़ोर हाथों से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत कमज़ोर थी, बहुत ब्रोकन थी, बहुत दूर जा चुकी थी। वो शॉक में चली गई। ये टॉर्चर 2 घंटे तक चला और फाइनली जुंकू फुरुता ने सांस लेना बंद कर दिया। वो 17 साल की थी। बॉयज टेरिफाइड हो गए थे। उन्होंने मर्डर कर दिया था,
लाइफ सेंटेंस, डेथ पेनल्टी भी हो सकती थी। उन्हें एविडेंस से छुटकारा पाना था। उन्होंने 55 गैलन का वाइल्ड ड्रम खरीदा जिसमें जुंकू की बॉडी को अंदर रखा, ड्रम को कंक्रीट से भर दिया और फिर उसे कोटो, टोक्यो में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर डंप कर दिया। इस पॉइंट पे आप सोच रहे होंगे कि कहानी खत्म हो गई, जुंकू का बॉडी गया, बॉयज फ्री हैं और फिर किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन एक रीजन है कि हम ये कहानी जानते हैं। रीजन ये है, 2 हफ्ते बाद हिरोशी पुलिस के सामने था, लेकिन जुंकू को केस के लिए नहीं, बॉयज ने फिर से किया था। उन्होंने एक और 19 ईयर ओल्ड लड़की को किडनैप और गैंग किया था। पुलिस ने जो ओगुरा को इस क्राइम के लिए अरेस्ट किया था। पुलिस के पूछने पर हिरोशी पैनिक कर गया। उसे लगा पुलिस जुंकू के बारे में पूछ रही है एंड उसे लगा कि उसके फ्रेंड्स ने कन्फेस कर दिया है, तो उसने मुंह खोला और बोलना शुरू कर दिया। सब कुछ बता दिया, बॉडी कहाँ है, वो कैसे मरी, उन्होंने उसके साथ क्या किया। कन्फेशन के बीच में उसे रियलाइज हुआ कि वो गलत है। पुलिस दूसरी लड़की के बारे में पूछ रही थी, 19 इयर्स ओल्ड। उसने जुंकू के बारे में बता दिया। उन्हें जुंकू के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हिरोशी अरेस्टेड हो गया था, जो ऑलरेडी कस्टडी में था। नोबुहारू और यासुशी कुछ दिनों में अरेस्ट हो गए। जब पुलिस ने वाइल्ड ड्रम खोला तो कंक्रीट क्रैक्ड ओपन मिला। अंदर थी जुंकू फुरुता। उसके ब्लैक हेयर का एक स्ट्रैंड अभी भी कंक्रीट से बाहर निकल रहा था, वही हेयर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर ने कुछ दिन पहले नोटिस किया था। उसकी मदर को बताया गया कि क्या हुआ, वो बेहोश हो गई। उसने हफ्ते साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में बिताए। ट्रायल शुरू हुई। पुलिस आउटरेज थी। प्रोसीडिंग के दौरान ऑनलुकर ग्राफिक डिटेल्स सुनकर बेहोश हो जाते थे। जज खुद शॉक में थे। लेकिन यहाँ ट्रेजेडी और गहरी होती है क्योंकि बॉयज माइनर थे। जापानीज जस्टिस सिस्टम ने उन्हें रिहैबिलिटेशन के फिलॉसफी से ट्रीट किया, पनिशमेंट नहीं। उन्हें मर्डर के चार्ज नहीं लगे, चार्ज लगा कॉजिंग बॉडली इंजरी रिजल्टिंग इन डेथ। हिरोशी मियानो को 20 इयर्स का सेंटेंस मिला एंड यशोही वातानाबे को 9 इयर्स, जो ओगुरा को 8 इयर्स एंड नोबुहारू मिनाटो को 5 to 7 इयर्स। उन्हें एडल्ट की तरह सेंटेंस हुआ, लेकिन जज ने ओरिजिनली और भी लाइटर सेंटेंस रिकमेंड किया था। कुछ लोगों को याकुजा इन्फ्लुएंसर पर शक था, दूसरों को बस लगता था कि जापान का जुवेनाइल सिस्टम ब्रोकन है। और अब इस कहानी का सबसे हॉरिफाइंग पार्ट, हिरोशी को 20 इयर्स की सेंटेंस हुई, लेकिन उसने काफ़ी कम टाइम सर्व किया। रिलीज के बाद वो सीधा गैंग एक्टिविटी में वापस आ गया। फ्रॉड के लिए अरेस्ट हुआ, लेकिन जेल नहीं गया। जो ओगारू 1999 में रिलीज हुआ, उसने अपना नाम बदलकर जो कामिसाकु रखा। उसके फादर इतने असेम्ड थे कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेविंग जुंकू की फैमिली को ऑफर की एंड वो अभी फ्री है। नोबुहारू मिनाटो रिलीज हुआ और अपना नाम बदलकर शिंजी रखा। उसने रोमानियन लड़की से शादी की, उसकी बेटी हुई, वाइफ ने डाइवोर्स दिया। एंड यासुशी वातानाबे, यासुशी अकेला है जो रिलीज के बाद कभी अरेस्ट नहीं हुआ। उसकी लाइफ अननोन है। आज वो लड़के जिन्होंने उसकी लाइफ ली वो फ्री हैं एंड उसकी कहानी एक रिमाइंडर है कि जस्टिस हमेशा नहीं मिलती एंड एविल हमेशा मॉन्स्टर जैसा नहीं दिखता। कभी कभी हंसते चेहरे के पीछे भी एक खौफनाक सच होता है।